Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about National Knowledge Commission. आज हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करेंगे. जिस समय राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बनाया गया उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. ये जो कमीशन है, दिस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13th of June 2005. ये कमीशन 13 जून 2005 को बनाया गया, लेकिन दिस कमीशन स्टार्टेड इट्स वर्क फ्रॉम 2006. इस जो कमीशन ने काम करना शुरू किया वो किया 2006 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैम पित्रोदा. जो इसके अध्यक्ष थे वो सैम पित्रोदा थे. दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द नेम ऑफ रिपोर्ट टू द नेशन. इस पे जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो करी 2009 में. इसीलिए हमने ऊपर 2006 to 9 लिखा है, क्योंकि 6 से इन्होंने काम करना शुरू करा और 9 में इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी थी. जिस रिपोर्ट को इन्होंने रिपोर्ट टू द नेशन यानी कि राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से सबमिट किया था. तो इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जब एनकेसी बना उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. ये जो कमीशन है ये 13 जून 2005 को बना, जिसने कार्य करना शुरू किया 2006 में, और इसके जो चेयरमैन थे वो सैम पित्रोदा थे. इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2009 में सबमिट करी रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से, यानी कि राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन. देयर आर 8 मेंबर्स इन दिस कमीशन. मिस्टर सैम पित्रोदा जो कि इसके चेयरमैन थे, डॉक्टर अशोक गांगुली, डॉक्टर पी बलराम, डॉक्टर जयति घोष, डॉक्टर नंदन नीलेकनी, डॉक्टर दीपक नैयर, डॉक्टर सुजाता रामदोराई, डॉक्टर अमिताभ मट्टू. तो ये 8 मेंबर्स जो थे वो इस कमीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इन 8 मेंबर्स ने इसमें काम किया. अब हम इनके उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी कि ये नेशनल नॉलेज कमीशन बनाना पड़ा. 21वीं शताब्दी में जो भी चैलेंजेस यूथ के सामने आएगा, स्टूडेंट्स के सामने आएगा, उन चैलेंजेस के लिए अपनी जनरेशन्स को तैयार करना, ये इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि 21वीं शताब्दी में जो भी चैलेंजेस बच्चों के सामने आए, जो भी चैलेंजेस हमारे यूथ के सामने आए, उसको वो फेस कर सके. तो ज्ञान जो है वो इस प्रकार का हो कि विद्यार्थी उसको 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस कर सके. इसीलिए उन्होंने कहा कि इस फेज में क्या होगा कि जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. तो ये इनका पहला उद्देश्य था. सेकंड उद्देश्य में इन्होंने ये कहा कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसको केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में ही ना पढ़ाया जाए, बल्कि उसको लैबोरेटरीज में पढ़ाया जाए, और लैबोरेटरीज में उसको क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जाए. यानी कि साइंस की और टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई है उसको लैबोरेटरीज में यानी कि प्रयोगशालाएं में सृजनात्मक तरीके से पढ़ाया जाए. ये इनका दूसरा उद्देश्य था. तीसरा उद्देश्य इनका ये था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो बनाया जाए, यानी कि जो भी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उसको एप्रिशिएट किया जाए, सृजनात्मकता को. तो इसीलिए इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संबंध में भी अपनी बातें कही कि जो जिसके आइडियाज हैं उनको एप्रिशिएट किया जाए. नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हम अपने नॉलेज को अप्लाई करें, इस तरीके का ज्ञान दें ताकि हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो हैं उनके जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो. फिफ्थ इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से अपना कार्य करे पूरा ट्रांसपेरेंसी से के साथ कि हमें एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देखने को मिले. तो ये इनका 5वां उद्देश्य था. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये कमीशन बनाया गया. द रिपोर्ट ऑफ दिस कमीशन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट. जो इसकी रिपोर्ट थी वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज कॉन्सेप्ट्स, क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज. इसको हम
नेशनल नॉलेज कमीशन या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य यही था ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना, क्योंकि ज्ञान इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन है ना, एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप व्यक्ति को कैपेबल बना सकते हो, है ना, उसको स्ट्रांग बना सकते हो। एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा टूल है जिससे व्यक्ति स्ट्रांग बनता है, कैपेबल बनता है, अपना जो भरण पोषण है वो स्वयं कर पाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि नॉलेज को इस तरीके से बनाया जाए कि विद्यार्थी उसका उपयोग कर सके, लोग उसका उपयोग कर सकें और उसका हमें कुछ फायदा हो। अब इन सारे जो रिपोर्ट के इसके पार्ट्स हैं 5, इनको हम अलग अलग तरीके से एक एक करके इनकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सेस ऑफ नॉलेज की, जो इनका फर्स्ट पार्ट था। एक्सेस ऑफ नॉलेज हमें ज्ञान से, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस का मतलब इजीली अवेलेबल हो फॉर एवरी पीपल, नॉलेज जो हो वो सबके लिए आसानी से प्राप्त हो सके। इसमें इन्होंने 7 पॉइंट्स में इसको डिस्कस किया। सबसे पहले इन्होंने कहा राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। जो राइट टू एजुकेशन है वो 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आ गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो इन्होंने इसमें ये चीज़ ऐड करी कि एक सेंट्रल लॉ बनाया जाए जो इस योजना का अच्छी तरीके से क्रियान्वयन कर पाए, कि इसमें कितना काम हुआ है, काम हो भी रहा है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके का एक सेंट्रल लॉ बनाया जाए जो कि इसकी रूपरेखा या इसके कार्यविधि को देखे कि इसका संचालन किस तरीके से हो रहा है। तो ये इन्होंने पहला स्टेप इसमें लिया कि ताकि हर व्यक्ति तक जो शिक्षा है वो समान रूप से पहुंच सके। दूसरा इन्होंने कहा भाषा। भाषा के लिए इन्होंने कहा कि इंग्लिश को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज जो कि हमको एजुकेशनल भी हेल्प करेगी ग्रोथ करने में, वोकेशनल भी हेल्प करेगी और सोशल भी हेल्प करेगी। इन्होंने कहा कि सोशल ग्रोथ, एजुकेशनल ग्रोथ और वोकेशनल ग्रोथ, इन सब की ग्रोथ होने के लिए एक एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जो हमारी ग्रोथ कर सकता है। उसके लिए इन्होंने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी कि इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होगी हमारी ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इंग्लिश को फर्स्ट क्लास से पढ़ाया जाना चाहिए। तो इन्होंने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी लैंग्वेज में। फिर इन्होंने बात करी ट्रांसलेशन की। इन्होंने कहा जो इंडिया है वो बहुभाषी देश है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा सेंट्रल ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए जो एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सके। ये इन्होंने ट्रांसलेशन के लिए कहा। अब इसमें नेक्स्ट है लाइब्रेरी, पुस्तकालय। इन्होंने कहा कि ज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगा वो होगा पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो 3 तरीके के रोल प्ले करता है: एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, प्रोपेगेशन ऑफ नॉलेज एंड कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी ज्ञान का प्रसार भी करता है, ज्ञान का प्रचार भी करता है और साथ ही ज्ञान का संरक्षण भी करता है। ज्ञान का प्रसार भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो बुक्स हैं वो लोग आप वहाँ पर जाके माइथोलॉजिकल सीरियल्स के बारे में देख सकते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ सकते हैं जो रिटन फॉर्म में वहाँ पे रखी हुई हैं। कई अब तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज हो गई हैं, तो आप लोग ई कंटेंट के द्वारा वीडियोस, टेप रिकॉर्डर्स ये भी वहाँ से देख सकते हैं, सीडीज़ ये भी लाइब्रेरीज में अवेलेबल होती हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जब हम नहीं थे, अगर हमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को भी देखना है, उस समय हम नहीं थे, हमारा उस समय जन्म नहीं हुआ था, तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में भी हम उन चीज़ों को लाइब्रेरी की हेल्प से पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं पे इनका कहना था कि ये ज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है। साथ ही वहाँ पे जो बुक्स स्टोर्ड हैं, जो सीडीज़ हैं, जो भी वहाँ पे कंटेंट है, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रहा है, वो संरक्षित रूप में वहाँ से रखा हुआ है। हमने भी पढ़ा, हमारे बच्चों ने भी पढ़ा, आगे आने वाली जनरेशन ने भी पढ़ा। तो वो एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज भी है कि उन्होंने ज्ञान को वहाँ पर संरक्षित करके रखा है। तो लाइब्रेरी का ज्ञान के प्रचार और प्रसार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि एनकेसी में एक
स्वतंत्र राष्ट्र मिशन की स्थापना की जाए जो कि पुस्तकालयों के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो ले पाए। फिर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क में इन्होंने कहा कि जो हमारे ज्ञान संस्थान हैं उनको गीगाबाइट क्षमता से युक्त एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाए, यानी कि हर व्यक्ति जो कहीं पर भी कहीं दूर भी है तो वो क्या कर सके, लाइब्रेरीज में आपस में कनेक्ट हो सके। एक ऐसा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाया जाए कि अगर हम यहाँ पर हैं और हम दिल्ली या मुंबई की लाइब्रेरीज से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम पढ़ सकें। इस तरीके का एक नेटवर्क जो है वो बनाया जाए। फिर इन्होंने बात करी पोर्टल्स की। पोर्टल में इन्होंने कहा कि सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज है वो क्या है, यूनिवर्सल है, सबके लिए समान है। तो इसके लिए इन्होंने 2 पोर्टल की रिकमेंडेशन दी, सजेशन दिया। एक तो इंडिया वाटर पोर्टल और एक इंडिया एनर्जी पोर्टल। इसमें क्या होगा, इंडिया वाटर पोर्टल में वाटर से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आप इस पोर्टल में, सभी लोग इस पोर्टल में शेयर कर सकते हैं। तो एक ही पोर्टल होगा जिसमें सब लोग इससे संबंधित इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और वैसे ही सेम एनर्जी पोर्टल में भी होगा कि एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आप एक पोर्टल में शेयर करोगे। तो इसीलिए इसको सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट कहा गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है या वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता है। 7th और लास्ट पॉइंट इन्होंने एक्सेस ऑफ नॉलेज में कहा कि हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड वहाँ पर रहे। इसके लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि हम उसी तरीके की योजनाएं आगे बना सकें। नेक्स्ट इन्होंने कहा नॉलेज कॉन्सेप्ट, ज्ञान की अवधारणा क्या होगी। तो सबसे पहले इन्होंने स्कूली शिक्षा को लेकर के कहा कि जो विद्यालय की वर्किंग कंडीशन होगी उसको नेशनल इवैल्यूएटिंग जो एजेंसी है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, ताकि वो विद्यालयों पर नज़र रख सके कि उनका जो क्रियान्वयन है वो किस तरीके से हो रहा है, टू रेगुलेटिंग द एजुकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं उनके लिए भी समय समय पर ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, यानी कि उनका भी प्रशिक्षण होता रहना चाहिए। प्री सर्विस ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, यानी कि नौकरी लगने से पहले भी उनके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, और नौकरी के दौरान उनको अपडेट रखने के लिए भी प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा वोकेशनल एजुकेशन प्लानिंग इंस्टीट्यूट। इन्होंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन को हम वोकेशनल एजुकेशन ना कह करके स्किल डेवलपमेंट कहें, कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से तैयार नहीं हो सकती। हम किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय के लिए तैयार तभी कर सकते हैं जब हम उसके कौशल का भी विकास करेंगे, यानी कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। तो इन्होंने कहा वोकेशनल एजुकेशन को हम स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन कहें। फिर बात आई हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में किसी भी प्रकार की शिक्षा हो उसके लिए इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन IRAHE का निर्माण किया जाए, उसको इस्टेब्लिश किया जाए, जो समय समय पर हर प्रकार की उच्च शिक्षा का नियमन करेगा। उसके संदर्भ में कोई भी डिसीजन होगा तो IRAHE उसको लेगा, और साथ ही साथ वो करिकुलम मॉडिफिकेशन में भी एम्फेसाइज करेगा, यानी कि समय समय पर करिकुलम बदलता रहेगा। जैसी सोसाइटी की नीड होगी उस तरीके से अगर कोई पेपर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई पेपर आपको ऐसा लगता है तो आप उस सिलेबस को उसमें से हटा सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो IRAHE के द्वारा ही होगा। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा कि मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। उन्होंने कहा कि गणित और विज्ञान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आकर्षित किया जाए, क्योंकि जो 21st सेंचुरी है वो पूरी ही डिपेंड है टेक्नोलॉजी पे, है ना। इसीलिए हमने ये कहा कि साइंस और मैथ्स के प्रति विद्यार्थियों का जो अट्रैक्शन है वो होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे उनको गणित और विज्ञान के शिक्षण की तरफ हमें अट्रैक्ट करना होगा, और साथ ही जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं उनकी टीचर ट्रेनिंग
प्रोग्राम्स का भी अरेंजमेंट करना होगा। फिर है लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन के लिए भी उन्होंने कहा कि IRAHE ही उसके सारे एस्पेक्ट्स को देख करके निर्णय लेगी। फिर मेडिकल शिक्षा को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि IRAHE में एक अलग से कमेटी बनाई जाए जो कि मेडिकल एजुकेशन का संचालन करे, जिसमें इन्होंने कहा कि 4.5 साल का इनका मेडिकल का कोर्स होगा और साथ में रिसर्च वर्क भी कराया जाएगा। मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए भी उन्होंने सेम बात कही कि जो IRAHE है उसके अंतर्गत एक और कमेटी बनाई जाए जिसमें कि मैनेजमेंट एजुकेशन को देखा जाएगा। इनके कहने का ये मतलब था कि IRAHE में हर तरीके के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं ताकि वो अपने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम देखें। जैसे मैनेजमेंट एजुकेशन की जो कमेटी बनाई जाएगी वो मैनेजमेंट एजुकेशन को देखेगी, जो लॉ एजुकेशन के लिए बनाई जाएगी वो लॉ को देखेगी, जो इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए बनाई जाएगी वो इंजीनियर का कार्यभार देगी। तो उससे क्या होगा, जो वर्कलोड होगा वो भी कम होगा और डिवाइडेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इसमें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग एजुकेशन की। इसमें भी इन्होंने यही कहा कि जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कि सारे डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएं। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग ICT का किया जाएगा, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा का मतलब ही ये होता है कि आप घर पे बैठ के शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उसमें इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने इसमें एम्फेसाइज किया द यूज़ ऑफ ICT पे। फिर नेक्स्ट इन्होंने इसमें कहा ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, यानी कि मुक्त शैक्षिक संसाधन, जो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या है कि सबके लिए जो शिक्षा है वो आसानी से उपलब्ध हो सके और वो थ्रू द इंटरनेट ही हो सकती है, कि हर व्यक्ति जहाँ पर है किसी भी समय पे किसी भी स्थान पर अपने अनुसार अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज में इन्होंने कहा। लास्ट पॉइंट इन्होंने इसमें कहा कि मोर क्वालिटी PhD, यानी कि PhD की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाए, एम्फेसिस किया जाए रिसर्च और डॉक्टोरल वर्क पे, और इस तरफ भी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जाए। तो ये चीज इन्होंने इसमें कही। अब इन्होंने थर्ड पार्ट था इनका क्रिएशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की रचना। ज्ञान की रचना में इन्होंने फर्स्ट पॉइंट कहा नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान। इसमें इन्होंने ये कहा कि इंडिया को हमें हर फील्ड में आगे करना है, चाहे वो हमारा नेचुरल फील्ड है, चाहे वो हमारा फिजिकल फील्ड है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, सोशल साइंस हो। तो हर चीज़ में हमें इस तरीके का नॉलेज कंस्ट्रक्शन करना है कि जो यूथ है वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके और हम हर क्षेत्र में आगे जाएं। नेक्स्ट इन्होंने कहा लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडेड रिसर्च, यानी कि सरकारी वित्त पोषित अनुदान के लिए विधिक तंत्र। एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को लाइसेंसिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि उनको लाइसेंस देगा। इससे क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका यूनिवर्सिटीज़ पे ओनरशिप जो है वो आ पाएगी और उससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बढ़ पाएगी। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो यूनिवर्सिटीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इन्होंने कहा इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब ये है कि क्रिएटिविटी, जिसकी भी सृजनात्मकता है उसको हम पुरस्कृत करें, यानी कि जिसका भी आइडिया है हम उसकी सराहना करें और उसको पुरस्कृत किया जाए। तो इन्होंने कहा कि आइडियाज़ को हम ऐसे ही किसी के आइडियाज़ को यूज़ ना करें, जो भी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो भी उसका बौद्धिक ज्ञान है वो उसका अधिकार है, तो उसको सराहा जाना चाहिए। इनोवेशंस में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम, इन तीनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम प्रैक्टिकलिटी के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने कहा वोकेशनल एजुकेशन हम इसको ना कह करके स्किल डेवलपमेंट कहें। तो स्किल डेवलपमेंट कहने के लिए यही करना पड़ेगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंडस्ट्रीज़ के साथ अपना जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, बच्चे वहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर पाएंगे। या जैसे प्लेसमेंट होता है तो डायरेक्ट आप कॉलेजेस से कोर्स करेंगे और उसके बाद आपका तुरंत ही प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आपको जॉब के लिए जो है वो
इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी आसान हो जाएगा और साथ में इंडस्ट्रीज़ को भी वेल क्वालिफाइड जो बच्चे हैं वो मिल पाएंगे। तो इन्होंने ये इसमें यही कहा कि इस इंडस्ट्रीज़ और जो गवर्नमेंट है और एजुकेशन सिस्टम है, इनके बीच में एक अच्छा कॉपरेशन होना चाहिए। फिर इन्होंने बात करी एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमशीलता की। उद्यमशीलता में भी इन्होंने यही कहा कि वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ ही इन्होंने स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज देने के साथ साथ हमको उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी डेवलप करना चाहिए और उनको जिस चीज़ का वो कोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को करने में उनको कुशल बनाना चाहिए, जिसके लिए उनका स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इन्होंने फोर्थ पार्ट में कहा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का उपयोग। हम ज्ञान का उपयोग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली, यानी कि जितनी भी मेडिसिन बने वो हब से बने। तो इन्होंने जो हब से बनने वाली यानी कि जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयाँ थी उनका ज़्यादा समर्थन किया कि इस तरीके का ज्ञान हम विद्यार्थियों को दें, वो ज़्यादा से ज़्यादा हब से दवाइयाँ बना सके। तो आयुर्वेद को एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने सराहा। नेक्स्ट इन्होंने कहा एग्रीकल्चर। इन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ थी उसकी इम्पोर्टेंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि नॉलेज इस तरीके का होना चाहिए कि विद्यार्थी उसका अपने आने वाले जीवन में उपयोग कर सके। तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि विद्यार्थी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके। तो इसीलिए इन्होंने एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करिकुलम को मॉडिफाई करने के लिए कहा कि ताकि उसमें प्रैक्टिकलिटी आए और विद्यार्थी जो है आगे चल करके कृषि का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके। फिर इन्होंने नेक्स्ट बात कही इनहैंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन स्तर को बढ़ाना। जीवन स्तर को बढ़ाना इन्होंने कहा कि रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जाए और इसके लिए इन्होंने पंचायत ज्ञान केंद्र भी गांव में इस्टेब्लिश करें उनके ज्ञान स्तर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट और इसका फिफ्थ पार्ट था वो था टू डिलीवर सर्विसेज। तो इन्होंने कहा इसमें ई गवर्नेंस को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि सरकारी जो भी प्रक्रियाएं हैं उनमें उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, यानी कि उनकी रचनाएं दोबारा से की जाए, समय समय पर उनकी रचनाओं को बदला जाए ताकि उसमें पारदर्शिता लाई जा सके। तो सरकार जो भी कार्य करे वो इस तरीके से करे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। इसीलिए इन्होंने इसमें भारतीय निर्माण ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम आदि भी इसके अंतर्गत इन्होंने चलाई। अब ये तो थी इनकी रिपोर्ट टू द नेशन, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। अब हम इसकी कुछ रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो रिगार्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस को लेकर क्या कहा। इन्होंने कहा IRAHE को स्थापित करना चाहिए उच्च शिक्षा के लिए। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कहा उच्च शिक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए IRAHE बनाया जाए जो समय समय पर उनके करिकुलम को मॉडिफाई करता रहे और हर एजुकेशन के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग एजुकेशन है, चाहे वो लॉ एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन है, इसमें IRAHE के तहत कमेटीज़ बनाई जाएं जो अपने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट या अपने अपने डिपार्टमेंट की शिक्षा को ध्यान रख सकें या शिक्षा को सुचारू रूप से चला सकें। नेक्स्ट इन्होंने कहा अ सेंट्रल बोर्ड एज वेल एज अ स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड शुड बी सेटअप। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने कहा केंद्रीय और राज्य स्नातकोत्तर दोनों तरीके के बोर्ड जो हैं वो बनाए जाएं ताकि वर्कलोड जो है वो केवल केंद्र के ऊपर ही ना पड़े, राज्य भी उसमें अपना सहयोग दे सके। फिर इन्होंने कहा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर इन्होंने कहा कि स्कूल एजुकेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए, एलिमेंट्री स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स। एलिमेंट्री स्कूल का यहाँ पे मतलब प्राइमरी स्कूल को लेकर के है। तो इन्होंने स्कूली शिक्षा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। फिर इन्होंने हायर एजुकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च, यानी कि स्नातक, प्रास्नातक और अनुसंधान। फिर इन्होंने स्कूल एजुकेशन को लेकर कुछ सुझाव दिए। इन्होंने कहा अंग्रेजी शिक्षा को क्लास 1 से पढ़ाना चाहिए, जैसे हमने पहले भी बात करी है कि इन्होंने कहा कि इंग्लिश ही
एक ऐसी भाषा है जो आपको एजुकेशनल, वोकेशनल और सोशल ग्रोथ करने में हेल्प कर सकती है। तो इन्होंने कहा इसीलिए इंग्लिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट किया जाए। दूसरा इन्होंने कहा स्कूल्स के जो सोशल ऑडिट्स हैं वो समय समय पर होते रहें ताकि उनकी जो एजुकेशन प्रोसेस है वो सुचारू रूप से चल सके। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको नॉन टीचिंग वर्क में ना लगाया जाए ताकि उनको एक्स्ट्रा काम ना मिले और वो केवल अपने शिक्षण कार्य में ही ध्यान दे सकें। तो ये इन्होंने स्कूली शिक्षा को लेकर के कुछ सुझाव दिए। फिर इन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर के कहा कि 1500 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बनाई जाएं और 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएं। तो ये इन्होंने हायर एजुकेशन को लेकर के कहा। फिर इन्होंने वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के कहा कि जो व्यावसायिक शिक्षा है वो इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों ही भाषाओं में देनी चाहिए। और वोकेशनल एजुकेशन को इन्होंने कहा कि हमें क्या कहना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कहना चाहिए, यानी कि कौशल का विकास। वो केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ही काम ना करें बल्कि उसमें कौशल के द्वारा निपुणता भी हासिल करें। फिर इसमें नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा के लिए इन्होंने कहा कि प्री सर्विस ट्रेनिंग गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिफॉर्म होती रहनी चाहिए। जो ट्रेनिंग होगी प्री सर्विस ट्रेनिंग वो निजी संस्थानों में पुनर्निर्मित होती रहनी चाहिए, यानी कि बार बार उनको अपडेट करने के लिए हमें उसका करिकुला जो है वो बार बार चेंज करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये था एनकेसी। अब हम इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि पहला, अध्यापक को शिक्षक कार्य के अतिरिक्त कोई भी कार्य ना दिया जाए, यानी कि नॉन टीचिंग वर्क के अलावा जो नॉन टीचिंग वर्क है वो टीचर्स को ना दिया जाए, केवल वो टीचिंग कार्य में ही अपना समय लगाएं ताकि वो अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकें। दूसरा इनका मेरिट ये था कि 1500 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बनाना इनका लक्ष्य था। राइट टू एजुकेशन लॉ के लिए इन्होंने कहा था जो कि 2002 में बन गया था। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इसमें एक सेंट्रल लॉ बनाया जाए जो इसका क्रियान्वयन अच्छे से कर पाए। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के इन्होंने कहा कि जो करिकुला है उसको समय समय पर मॉडिफाई करते रहना चाहिए और प्री सर्विस जो ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही इंस्टीट्यूट के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। इन्होंने कहा अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना चाहिए, रिसर्च वर्क को। 6th पॉइंट इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। इन्होंने जो कृषि की यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, उनके महत्व को स्वीकारा ताकि ये एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें। इन्होंने आईसीटी पर बहुत ज़्यादा बल दिया क्योंकि ये ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी अच्छी थी और सभी के लिए समान शिक्षा पहुंचने का भी एक आईसीटी जो है वो बहुत ही अच्छा मीडियम है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि इन्होंने IRAHE की स्थापना करी उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए, ये भी इसका बहुत अच्छा एक पॉइंट था। और इन्होंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन को केवल वोकेशनल एजुकेशन ना कह करके उनको स्किल डेवलपमेंट कहा जाए ताकि बच्चों में कौशल का विकास हो। और एक इन्होंने इनोवेशन में बहुत अच्छी बात कही थी कि इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों का सिलेक्शन जो है वो कॉलेज से ही तुरंत हो जाए, उनको नौकरी के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। इन्होंने मेडिसिन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जो कि हर्ब से बनाई जाएँ। तो इस तरीके के इनके बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं जो इन्होंने बहुत अच्छी कही। तो आप इसके मेरिट्स में और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में इन्होंने ये कहा कि इंग्लिश को फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाया जाए, यानी कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि इंग्लिश ही ये भाषा है जो हमारा जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो कर सकती है। दूसरा इनका डीमेरिट में आप एक ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने जो लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडेड रिसर्च बताया था, जो हमने क्रिएशन में पढ़ा था, क्रिएशन ऑफ नॉलेज में, कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो यूनिवर्सिटीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड करे। तो इससे क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ेगा और प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो महंगी होगी। तो ये भी इनका एक डीमेरिट था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।